किस्त नंबर 2। साइंस की तालीम के सिलसिले में किताबों और निसाबों की कमी का अक्सर जिक्र होता है, लेकिन ये भी एक मगालता है। किसी दाना ने एक गरीब देहाती से पूछा, पहले मुर्गी आई या अंडा? वो चकरा गया। मुद्दतों से हमारे यहाँ भी बड़े बूढ़े नाउम्रों को इस सवाल के चक्कर में फंसाकर अपनी बुजुर्गी का सिक्का बिठाते रहे। अगर साइंस की तालीम उर्दू में नहीं होती तो किताबें लिखने वाले किसके लिए किताबें लिखेंगे? ज़रूरत को कदीम ज़माने से ईजाद की माँ बताया जाता है। अब ईजाद की माँ यानी ज़रूरत का इरशाद ये है कि पहले मुझे पैदा करो, फिर मैं फ़ौरन हाजिर होंगी। यहाँ हम उर्दू को वो अहमियत देते ही नहीं। हम उर्दू को अगर वो अहमियत दें तो दानिशमंद अफराद साइंसी किताबों को ज़रूर उर्दू में तर्जुमा करेंगे। अगर साइंस उर्दू में पढ़ाई जाए तो चंद बरसों के अंदर अंदर से फसाबी फिर आला किताबें खुद ब खुद ज़हूर में आ जाएंगी। लीजिए, ये चक्कर तो टूटा मगर शीशा अभी भी बाकी है कि सबसे पहली क्लास का क्या होगा। इसका जवाब यह है कि उस्ताद मेहनत करेंगे, अंग्रेज़ी किताबों का मुताला करेंगे और लेक्चर उर्दू में देंगे। इस तरह इनकी मश्क भी हो जाएगी और नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ये ज़रूर है कि इस कारोबार में आशिकी के अंदाज को इख्तियार करना होगा, इंडोनेशिया वालों की तरह। उस्तादों को इब्तदाई दौर में वाकई मेहनत करना पड़ेगी और यकीन है कि कौम इन तालीमी रहनुमाओं की शुक्रगुजार होगी जो इस इब्तदाई दौर में अज़्म व हिम्मत का सबूत देंगे। लेकिन ये बात तो सिर्फ तालीम की है। कौमी ज़िंदगी के बाकी शोबों में मसलन दफ्तरों में, अदालतों में, कचहरियों में, जलूसों में, कॉन्फ्रेंसों में, हर जगह उर्दू की तरवीज लाजिम है ताकि कौम की कौमियत पहचानी जा सके। क़याम पाकिस्तान तक मुसलमान हिंद की ये मुत्तफ़क़ा आवाज़ थी कि उर्दू हमारी सबकी और सबसे बड़ी तहजीबी और कौमी ज़बान है। मुस्लिम लीग ने 1904 में ये दवाइश्त शिमला में वसायर हिंद के सामने पेश की थी। इसके अवलीन मुतालबा भी उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ था। ज़हूर पाकिस्तान के बाद पहले 2 बरसों में कराची की तालीमी कॉन्फ्रेंस, लाहौर की तरक्की पसंद मुसन्निफ़ कॉन्फ्रेंस, पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान के वज़ीर तालीम और डायरेक्टरों की कॉन्फ्रेंस और पंजाब यूनिवर्सिटी के अहम फैसले और अहम अमली इक़दामात इस अमर के सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं कि इस वक्त तक भी कौम में उर्दू के लिए पूरा जोश व खरोश पाया जाता था। इसी असनाए में मशरक़ी पाकिस्तान से कुछ इख्तलाफी आवाज़ें उठीं तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने मार्च 1948 में खुद ढाका पहुंचकर ऐलान किया कि सिर्फ उर्दू ही मुल्क की सरकारी ज़बान होगी। अलबत्ता सूबाई दायरे में बंगला के हक़ में फ़ैसला किया जा सकता है, लेकिन मुल्क की सरकारी ज़बान उर्दू सिर्फ उर्दू ही होगी। दस्तवार साज असम्बली ने भी मरहला अव्वल में गैर मुबहम अल्फाज में उर्दू के हक़ में अव्वल तस्लीम किया और पाकिस्तान की तालीमी कॉन्फ्रेंस ने भी ज़रिया तालीम को बदलने की पर जोर दिया और सिफारिशात की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद इख्तलाफी आवाज़ें उठने लगीं। 1953 में एक तारीख़ी कॉन्फ्रेंस के मौके पर सैयद सुलेमान नदवी के खुतबे के ख़िलाफ़ ढाका में बड़ी शोरिश उठी और वो बिल आखिर बढ़ते बढ़ते इस नतीजे पर पहुंची कि 20 अप्रैल 1954 को उर्दू के साथ बंगला को भी कौमी ज़बान बनाने का फ़ैसला किया गया और ये सूरत हाल मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी तक कायम रही। 1956 के दस्तूर में उर्दू और बंगला को सरकारी ज़बानें करार देने के बाद ये भी तय पाया था कि आइन के नफाज के बाद 20 साल के अरसे के लिए अंग्रेज़ी को हस्बे साबिक़ तमाम सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
और आइन के नफाज के 10 साल बाद एक कमीशन मुकर्रर किया जाएगा जो अंग्रेज़ी ज़बान की जगह मुतबादिल इंतज़ामात के लिए सिफारिशात पेश करेगा।